वेलकम टू अमतो पीएलसी। आज हम सीमेंस के वेरियस टाइप्स ऑफ पीएलसीज और उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम सीमेटिक S7 की फैमिली देख लेते हैं, उसके बाद में हम समझेंगे कि कौन सा पीएलसी कब सिलेक्शन करना है। तो प्राइमरी स्टेप पे सबसे पहले लोगो रहता है, उसके अपर हायर स्पेसिफिकेशन में S7 200 रहता है, उसके बाद में S7 300 जो प्राइमरी स्टेप पे रहेगा, लोगो S7 200 और S7 300। उसके अपर हायर एप्लीकेशन के अंदर हम चलेंगे तो S7 1200, ET200 SP 1500 और 400 रहेगा। यहाँ पे सीमेंस के डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीएलसीज कैसे दिखते हैं वो दिखाया है। सबसे पहले सीमेंस के अंदर S5 का पीएलसी रहता था, उसके बाद में 200, 300, 1200, 1500, लोगो 400 वो डिफरेंट टाइप्स के पीएलसी मार्केट में आते रहे। सबसे पहले हम लोगो पीएलसी को देखते हैं कि लोगो पीएलसी कब और क्यों यूज़ करना है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल जो प्रोजेक्ट रहेंगे उसमें हम लोगो पीएलसी को यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे 6-7 इनपुट और 3-4 आउटपुट की ज़रूरत है, वहाँ पे बेस्ट सॉल्यूशन है। इसको यूज़ करने से हमें कॉस्ट सेविंग सॉल्यूशन भी मिल जाएगा और स्पेस सेविंग सॉल्यूशन भी मिलेगा। लोगो पीएलसी सबसे पहले जो आते थे वो यूएसबी पोर्ट के साथ में आते थे, तो हमें यूएसबी पोर्ट के थ्रू कंप्यूटर से कनेक्ट करने के बाद हम प्रोग्रामिंग कर सकते थे, लेकिन अभी इथरनेट का पोर्ट भी उसमें रहता है, तो हम सिंपली इथरनेट के कनेक्शन से भी हम प्रोग्रामिंग अभी कर सकते हैं। पीएलसी को प्रोग्रामिंग करने के लिए लोगोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। अब हम देखते हैं S7 200 के बारे में। S7 200 पहले नॉर्मल S7 200 रहता था, अभी S7 200 स्मार्ट हो गया है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो S7 200 के अंदर हम MPI PPI के केबल से कम्युनिकेट करते थे, जो यहाँ पे दिखाया गया है कि S7 200 पे DB9 का कनेक्टर लगा हुआ है, वहीं से MPI PPI का केबल लगता था और हमें हमारे लैपटॉप से USB केबल से कनेक्ट होता था। अभी S7 200 स्मार्ट के अंदर इथरनेट का प्रोविज़न रहता है, तो हम सीधा LAN केबल से उसको हमारे लैपटॉप से कनेक्ट करके प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। S7 200 स्मार्ट को प्रोग्रामिंग करने के लिए माइक्रोइन स्मार्ट सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। S7 200 के अंदर 2 पोर्ट रहते हैं, एक RJ45 का कनेक्टर वाला पोर्ट रहेगा, दूसरा DB9 कनेक्टर रहेगा। RJ45 का कनेक्टर है, वहाँ से हम इथरनेट का केबल कनेक्ट करके हम प्रोग्रामिंग डालेंगे, और DB9 का कनेक्शन है, वहाँ पे हम मोडबस डेटा कम्युनिकेशन करने के लिए हम यूज़ करेंगे। S7 200 स्मार्ट के अंदर हम 7 एक्सपेंशन मॉड्यूल और 1 सिग्नल बोर्ड को हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। 7 एक्सपेंशन मॉड्यूल जो रहते हैं वो CPU के पीछे की तरफ माउंटिंग होते हैं, इसके साइड माउंटिंग। दूसरा जो सिग्नल बोर्ड रहता है वो टॉप माउंटिंग रहता है। इसके अंदर हम 38 एनालॉग इनपुट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और 256 डिजिटल इनपुट आउटपुट को हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ पे एक दूसरा चीज़ दिखाया गया है कि S7 200 स्मार्ट से S7 1200 को कनेक्ट किया गया है। 1200 का CPU है ये, 1214C। तो इसमें क्या रहता है कि जो प्रोफिनेट IO रिमोट IO रहता है उसकी तरह हम 200 को यूज़ कर सकते हैं और पूरा प्रोग्रामिंग S7 1200 में डाल सकते हैं। तो 1200 में प्रोग्रामिंग करने से बेनिफिट क्या रहता है कि पूरा का पूरा एडवांस सॉफ्टवेयर में प्रोग्रामिंग हो जाएगा और रिमोट IO की तरह 200 को यूज़ कर पाएंगे। S7 400 को हम देख लेते हैं। S7 400 3 प्रोविजन में रहता है। पहला स्टैंडअलोन, दूसरा रिडंडेंसी और हॉट रिडंडेंसी। ये CPU रैक माउंटिंग रहता है, जहाँ पे भी हमें रिमोट IO यूज़ करना है वहाँ पे हम रैक इसका जो स्टैंडर्ड छोटा रहेगा उसको यूज़ करेंगे, और जहाँ पे हमें इसका साइड माउंटिंग DIDO को यूज़ करना है वहाँ पे हम बड़ा रैक लेंगे। इसके अंदर 21 एक्सपेंशन यूनिट को हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसके स्टैंडर्ड CPU 412, 414, 416 और 417 रहते हैं। इसको प्रोग्रामिंग करने के लिए हम स्टेप 7 V5 का प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। अभी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर TIS स्टेप 7 प्रोफेशनल में भी हम इसको प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इसका परफॉर्मेंस हाई रहता है। हम इसका रिडंडेंसी हॉट रिडंडेंसी में भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सबसे पहले ये रिडंडेंसी CPU सीमेंस के अंदर 400 था, अभी हम रिडंडेंसी हॉट रिडंडेंसी 1500 में हमें मिलता है। अब हम S7 1200 के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि जो CPU S7 1200 का रहता है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे हम कम्युनिकेशन मॉड्यूल को ऐड करते हैं। उसके टॉप माउंटिंग पे एक स्लॉट दिया हुआ रहता है, उस पर हम कम्युनिकेशन बोर्ड को यूज़ करते हैं, और इसके राइट हैंड साइड पे हम सिग्नल मॉड्यूल को यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हम DIDO के एक्सपेंशन मॉड्यूल लगा सकते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज़ रहता है 1200 के अंदर। 1212C, 1214C, 1215C। 121C के अंदर हम 2E एक्सपेंशन मॉड्यूल को यूज़ कर पाते हैं। इसकी जगह पे हम 1214C, 1215C, 1217C उसके साथ में जाएंगे तो हम 8 एक्सपेंशन मॉड्यूल को हम यूज़ कर पाएंगे। इसके अंदर वर्क मेमोरी और लोड मेमोरी रहता है। वर्क मेमोरी हम PC का जो रैम रहता है उसको बोलेंगे, और लोड मेमोरी PC का जो हार्ड डिस्क रहता है उसको बोलेंगे। S7 1200 को प्रोग्रामिंग करने के लिए TIA सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। TIA के अंदर भी 13 से भी 18 तक का किसी भी वर्जन में हम इसको प्रोग्रामिंग कर सकते हैं।
इसमें मोडबस कम्युनिकेशन करने के लिए मोडबस कम्युनिकेशन का एक एडिशनली मॉड्यूल लगाना पड़ता है। S7200 के अंदर जैसे DB9 का कनेक्टर रहता है ऐसा उसमें प्रोविज़न रहता नहीं है, इसमें एडिशनली एक मॉड्यूल का यूज़ करना पड़ता है। अब हम ET200SP के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मोस्ट पॉपुलर रिमोट IO की तरह हम इसको यूज़ करते हैं। इसके अंदर 1510 CPU और 1512 CPU का हम यूज़ करते हैं। इसमें हम सिंपली DIDO को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डिजिटल इनपुट को आइडेंटिफाई करने के लिए वाइट कलर का रेक्टेंगल उस पर रहता है। डिजिटल आउटपुट के लिए ब्लैक कलर का रेक्टेंगल बना हुआ रहता है। एनालॉग इनपुट के लिए लाइट ब्लू रेक्टेंगल बना रहेगा और एनालॉग आउटपुट के लिए डार्क ब्लू रेक्टेंगल बना हुआ रहेगा। आप स्क्रीन पे देखेंगे तो हर एक मॉड्यूल पे रेक्टेंगल छोटा सा दिखाया गया है। इसको प्रोग्रामिंग करने के लिए हम DA सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम टू वॉच दिस वीडियो।